हे एवरीवन, आज हम 10वीं क्लास के चौथे चैप्टर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में। मतलब वो कौन सी कृषि है जिसे हम केवल अपने लिए करते हैं और कौन सी कृषि हम व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा है शस्य प्रारूप, मतलब रवि, खरीफ और जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार, भूमि सुधार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें चकबंदी की आवश्यकता पड़ी, तो वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। नेक्स्ट इसमें खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, क्या केवल पेट भरना ही खाद्य सुरक्षा है या फिर खाद्य सुरक्षा न्यूनतम पोषण स्तर को प्राप्त करना है। ठीक है। और फाइनली कवर करेंगे भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में, जानेंगे सभी कुछ। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। सबसे पहले इसमें है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में सबसे पहली कैटेगरी है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, लेकिन इसे प्रारंभिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार की कृषि किसी समुदाय विशेष, किसी कम्युनिटी के द्वारा या फिर किसी जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले किसी एरिया में जंगलों में पूरे पेड़ों को जला दिया जाता है। ठीक है, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और एक खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर उस खाली स्थान में हम कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है। मतलब पहले जंगलों में पेड़ों को काटा जाता है और उसे फिर जला दिया जाता है। और कुछ टाइम तक खेती करने के बाद जब वहां की लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो वो कम्युनिटी क्या करती है, वो दूसरे स्थान पे जा करके दूसरे स्थान के जंगलों को जला लेती है। ठीक है। और वहां के पेड़ों को काटकर एक नई एग्रीकल्चर लैंड तैयार करती है। ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो कृषि भूमि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती जाती है, ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होती है। ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब स्थानांतरित कृषि। इस कृषि कार्य में मिट्टी की उर्वरता शक्ति हर समय बनी रहती है, क्योंकि हर बार नए जंगलों को जलाया जाता है और वहां पर नई खेती तैयार की जाती है। ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति हर समय बनी रहती है। और जब उर्वरता शक्ति हर समय बनी रहेगी, तो इस कृषि में उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं, क्योंकि जो जंगलों को जलाकर जो पेड़ों की राख है, वही वहां पर फर्टिलाइजर्स का काम करती है। और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है। भारत में इसे जो एक कॉमन नाम है इस कृषि का, वो है झूम कृषि। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस प्रकार की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे झूम कहते हैं। लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दीपा कहाँ कहते हैं, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बेबर और दैया कहाँ कहते हैं, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोडू पेंडा। उड़ीसा में कहते हैं पामा, डाबी, कोमान, बरिंगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, इसके लोकल टर्म्स हैं। प्रोसेस वही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, या आप कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न। ठीक है ना। लेकिन इसके नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं भारत में। लेकिन पूरी दुनिया में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। जैसे मिल्पा कहा जाता है कहाँ, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोनुको कहा जाता है कहाँ, वेनेजुएला में। रोका कहा जाता है कहाँ, ब्राजील में। मसोले मध्य अफ्रीका, लदांग इंडोनेशिया और रे कहा जाता है वियतनाम। ठीक है। तो एग्रीकल्चर वही है, स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन इसके नामकरण पूरी तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दूसरा है इसमें गहन जीविका निर्वाह कृषि, मतलब अपने भरण पोषण के लिए जो कृषि कार्य हम करते हैं। ठीक है ना। और ये कृषि कार्य कहाँ किया जाता है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। कहने का अर्थ है जहां पर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन वहां पर पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। ऐसी कंडीशंस कहाँ होती हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है ना। पहाड़ों पर, पर्वतों पर क्या होता है, जो स्लोप्स है वो बहुत अधिक होता है और एग्रीकल्चर के लिए हमें समतल जमीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर गहन जीविका कृषि की जाती है। ठीक है। यह श्रम गहन खेती है, मतलब इसमें हमें ज्यादा मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटी है। ठीक है ना, जिसमें हम मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें हाथों से ही सारा काम करना होता है। तो इसीलिए लेबर की इसमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक निवेशों और सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की एग्रीकल्चर गहन जीविका कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का अर्थ होता है व्यापार, ट्रेड।
तो वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खेती से मुनाफा प्राप्त करना होता है, ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करना होता है। ठीक है। जबकि इससे पहले जो गहन निर्वाह कृषि थी वो केवल परिवार के उदर पोषण के लिए की जाती थी, अपने परिवार के लिए। तो वाणिज्यिक कृषि में अधिक पैदावार के लिए क्या किया जाता है? उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था इसमें करनी होती है। वाणिज्यिक कृषि में हर फसल को बेचा जाता है, ये अपने परिवार के लिए नहीं रखी जाती बल्कि इसको बेचा बाजार में बेचा जाता है। इसमें हम कोई भी फसल बेच सकते हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, जो गेहूं चावल हैं, हम उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए पैदा करते हैं। ठीक है। और कुछ विशेष फसलों को रोपण कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। रोपण कृषि मतलब जैसे चाय, कॉफी, रबड़, काजू। ठीक है। आइए जानते हैं थोड़ा रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, मतलब एरिया हमारे पास बहुत बड़ा है लेकिन हमारे उसमें एकल फसलें बोई जाती हैं। मतलब जैसे अगर काजू लगाया है तो पूरे इलाके में काजू ही लगा रखा है। ठीक है ना। नारियल के पेड़ जहां होंगे तो पूरा इलाका नारियल के पेड़ों के झुरमुट से ही ढका रहेगा। ठीक है ना। चाय के बगीचों में सिर्फ और सिर्फ चाय की पैदावारी की जाती है, तो एकल फसल यहाँ पर रोपण कृषि में की जाती है। ठीक है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है। जिसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एरिया बड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक करना पड़ेगा। रोपण कृषि में परिवहन और संचार साधन से जुड़े उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमें अपनी फसल को बेचना है तो उससे रिलेटेड जो मार्केट है, जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वो सब वहां पर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे कृषि के 3 मुख्य प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शस्य प्रारूप। ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारी जितनी भी फसलें होती हैं उसे 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल बोई जाती है सर्दियों में, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास इसे काटा जाता है। ठीक है। तो यानी कि बोते समय इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए और काटते समय इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो इस दौरान कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। ठीक है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये कहलाती हैं रबी की फसलें। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। इसे बोया जाता है मानसून के आगमन पर और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर के दौरान। ठीक है। प्रमुख फसलें इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो ये वाली फसल हो गई हमारी कौन सी? खरीफ की फसल। और जायद की फसल जो है रबी और खरीफ की फसलों के बीच में इस फसल को बोया जाता है। ठीक है। स्पेशली इसमें साग सब्जियां ही होती हैं और कुछ फल फूल ही होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां। ठीक है। चारे की फसल, ये फसल जायद की फसल कहलाती है, जो कि बहुत ही थोड़े समय में आसानी से हो जाती है। तो भारत के शस्य प्रारूप को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है: रबी, खरीफ और जायद। अब एक नजर डालते हैं कि कृषि कार्य में हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। भाई कृषि कार्य तो हम मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही करते चले आए हैं। ठीक है ना। जिसके लिए हमें आवश्यकता होती है जमीन की, पानी या सिंचाई की, बीज की और खाद की। तो जब हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि कार्य करते हैं तो ये चीजें हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं। लेकिन जब हमें व्यापारिक रूप से कृषि कार्य करना है तो फिर हमें कृषि में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। और इस सुधार के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजीज। ठीक है। प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि रिसर्च कर सके, नई इन्वेंशन कर सके, कृषि में नई इन्वेंशन कर सके। ठीक है। और हमें नई मशीन या फिर आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। तो देखना है कि हम इन पैरामीटर्स में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला है जमीन। देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जमीन का एरिया है वो बहुत ही क्या है, लिमिटेड है, बन सकते हैं। लेकिन जो इंसान की महत्वाकांक्षा है, ठीक है, वो है बहुत ही असीमित। ठीक है, बहुत ही असीमित है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसी महत्वाकांक्षा को कम करने के लिए ही हमें भूमि सुधार की आवश्यकता हुई। ठीक है। भूमि सुधार क्या था? भूमि सुधार के 4 मेजर टारगेट थे। सबसे पहले था मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थ कौन हुआ करते थे? मध्यस्थ हुआ करते थे जमींदार। ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ये जमींदार क्या क्या करते थे? ये जो हमारे छोटे छोटे किसान भाई होते थे, ये उन्हें ब्याज पर उधार दे देते थे। और यदि एक किसान तय समय पर उस उधार को यदि ना चुका पाए, ठीक है ना, तो ये जमींदार क्या करते थे? ये जमींदार
उनकी जमीनों को भी हड़प लिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से इन जमींदारों के पास कृषि का एरिया बढ़ता चला जा रहा था और किसान जो है बेघर हो जाते थे। ठीक है ना, उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। तो इस कंडीशंस को दूर करने के लिए ही मध्यस्थों के उन्मूलन के लिए ही भूमि सुधार लागू किए गए। दूसरा है काश्तकारी में सुधार। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व काश्तकार क्या करते थे, भूमि कर के रूप में 35 से 75% तक भूमि कर देते थे। ठीक है ना, मतलब अपनी जो जो उनका उत्पादन होता था उसका 35 से 75% उत्पादन वो जमींदारों को दे देते थे। ठीक है, मान लो अगर किसी का 100 किलो अनाज उत्पन्न हुआ तो उसमें से 35 किलो या फिर 75 किलो तक अनाज उनको भूमि कर के रूप में देना होता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से वाकई में बहुत बड़े अन्याय किए जाते थे। ठीक है ना, तीसरा लक्ष्य था इसमें भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना। ठीक है, मतलब कानूनी रूप से भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना, कि मतलब किसी एक व्यक्ति के पास एक निश्चित एरिया से ज्यादा भूमि जमीन नहीं रहेगी। ठीक है, या तो जमीन सरकार को सौंप दी जाएगी या फिर वो भूमिहीनों को दे दी जाएगी। ठीक है, चौथा टारगेट है इसमें भूमि स्वामित्व की चकबंदी करना। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर मानो बात किसी व्यक्ति की जमीन बहुत ही अलग अलग जगहों पर टुकड़ों के रूप में बटी हुई है तो उसके समस्त एरिया के हिसाब से उसे जमीन एक ही स्थान पर प्रोवाइड कराना। तो इस प्रकार इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार के प्रयास किए गए। और भूमि सुधार के प्रयास में सबसे बड़ा नाम आता है आचार्य विनोबा भावे का। ठीक है, उनके द्वारा किया गया योगदान भूदान ग्रामदान के नाम से जाना जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने जो उस टाइम के बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन उपलब्ध थी, उन्होंने उनसे अपील की कि वे अपनी जमीनें कृषकों को दान में दें। ठीक है ना, कृषकों को कृषि कार्य के लिए दें। और उनकी अपील के कारण अनेक जमींदारों ने अपनी जमीनें किसानों को दान में दे दी। कुछ जमींदारों ने तो पूरा का पूरा गांव ही दान में दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार उनके इस अभियान को ग्राम दान का नाम भी दिया जाता है। तो भूदान आंदोलन जो चलाया था वो आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, ताकि गरीब किसानों को खेती के लिए जमीन आसानी से मिल सके। इसी प्रकार सिंचाई के साधनों का विकास भी पर्याप्त मात्रा में किया गया। ठीक है, जिस पर फोकस किया गया। बीजों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए बायोटेक्नोलॉजी के विकास से। ठीक है, और इसके द्वारा नए नए बीज बनाए गए। ठीक है, और इस कारण जो क्रांति शुरू हुई उसे कहा गया हरित क्रांति। दुनिया भर में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के क्या उद्देश्य थे, क्यों ये हरित क्रांति अपनाई गई? देखिए, हरित क्रांति में नए बीजों का निर्माण किया गया। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो बीज होते हैं, बीज के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के जीन डाले जाते हैं। ठीक है ना, जीन आप ऐसा समझिए कि हमें जिस क्वालिटी का बीज चाहिए, जिस प्रकार का हमें बीज चाहिए, ठीक है ना, तो इस क्वालिटी को बीज के अंदर डाला गया और उससे जो नई पौध तैयार होती है वो पौध बहुत ही अच्छे किस्म की और अधिक अनाज उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है ना, मतलब उससे अनाज भी अधिक उत्पादित किया जाता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हमने उसमें वही क्वालिटी डाली है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्शन अधिक चाहिए तो हम प्रोडक्शन वाला जीन उसके अंदर डालेंगे। अगर हमें उसकी क्वालिटी चाहिए तो हम क्वालिटी वाला जीन उसके अंदर डालेंगे। तो इस प्रकार इन नए बीजों से अनाज अधिक उत्पन्न किया जाने लगा। तो ये हरित क्रांति की सबसे पहली विशेषता थी। और इस हरित क्रांति के कारण क्या हुआ फिर, जो भूखमरी की समस्या थी वो काफी हद तक कम हुई। ठीक है ना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और यंत्रीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, तो जो नया बीज था, नए बीज के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उससे उत्पादन काफी अधिक होता है। ठीक है, और यंत्रीकरण मशीनरी एग्रीकल्चर में यूज की जाने लगी, जिसमें हमारा लेबर कॉस्ट कम होने लगा। ठीक है, और टाइम की बचत भी यहाँ पर होने लगी। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाए जाने लगे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने लगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनाए जाने लगी, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, जैसे कि भी बताया, फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवारों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ताकि हमारी फसल खराब ना हो सके। और फाइनली जब हमारा प्रोडक्शन अधिक बढ़ने लगा तो हमारी जो कृषि जीवन निर्वाह कृषि थी वो फाइनली शिफ्ट हुई व्यापारिक कृषि के अंतर्गत, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो हम उसको बेचने भी लगे। ठीक है ना, तो ये थे हरित क्रांति के लाभ, जिसमें अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ। ठीक है,
तो इस हरित क्रांति के अलावा दूसरे फील्ड पर भी फोकस किया जाने लगा, ठीक है। और दूसरे फील्ड में भी अलग अलग क्रांतियों की शुरुआत हुई, ठीक है। जैसे दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति हुई उसे श्वेत क्रांति कहा गया। मत्स्य उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई उसे नीली क्रांति कहा गया। इसी प्रकार तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। मांस और टमाटर उत्पादन को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। मांस और पोल्ट्री संस्करण को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आलू उत्पादन को गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। बागवानी और शहद उत्पादन को सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बांस उत्पादन को हरित सोना क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हरित क्रांति के अलावा पूरे भारत में या पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की क्रांतियां उत्पन्न होने लगी, जिनका एक ही लक्ष्य था, उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जिससे किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं आसानी से मिल सकें। इन्हीं ऋण के लिए किसान पहले किस पर निर्भर थे? जमींदारों पर निर्भर थे, और वो जमींदार उनका शोषण करते थे, ठीक है ना। वो अधिक ब्याज पर उन्हें ऋण प्रदान करते थे, और जब कोई किसान ऋण नहीं लौटाता था तो वो उनकी जमीन को भी हड़प लेते थे। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जो कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, ओलावृष्टि, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे बचाव के लिए किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, और इनसे बचाव के लिए फसल बीमा की सुविधाएं भी प्रदान की गई। ग्रामीण बैंकों के साथ साथ सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई, और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। तो इससे किसानों को काफी अधिक फायदा होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मौसम की पूर्व सूचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। कल बारिश होगी या नहीं, या बारिश की अवधि इस बार मॉनसून में कैसी होगी, इस बार सूखा पड़ेगा या फिर ज्यादा बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार मौसम की पूर्व सूचना एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार कृषि के अंतर्गत हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज करना हमने शुरू किया, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बावजूद भी जीडीपी में कृषि का योगदान निरंतर गिर रहा है, ठीक है। 1947 में जीडीपी में कृषि का योगदान 60% था, जो कि 2022-23 में घट करके मात्र 15% रह गया है। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, ठीक है ना। 60% तब था जब हम टेक्नोलॉजीज का उतना यूज नहीं करते थे, लेकिन आज इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो गिर रहा है। तो यदि कृषि का योगदान इस प्रकार ऐसा ही गिरता रहा, तो क्या सभी व्यक्तियों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना पॉसिबल हो जाएगा? तो इसीलिए सरकार जो है खाद्य सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को सामने लाई है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान कर सके, ठीक है ना। भोजन का मतलब केवल पेट को भरना ही नहीं है, ठीक है ना। पेट तो हम बिस्किट, नमकीन और इन चीजों से भी भर सकते हैं, लेकिन क्या उससे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है? पोषण का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा चाहिए होती है, ठीक है ना, जिसमें प्रोटीन हो, वसा हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के विटामिन हो। तो इस प्रकार के पोषक तत्व प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन मिलने चाहिए, और उसकी मात्रा अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों में उसकी मात्रा कम है और वयस्कों में उसकी मात्रा ज्यादा है। तो इस खाद्य सुरक्षा का अर्थ इसी पोषक तत्वों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन क्या भारत जैसे विशाल देश में प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण मिलना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक और तो हमारे कुछ स्टेट्स के हैं बहुत ही हाईली डेवलप्ड है, ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और वही कुछ दूसरे स्टेट्स हैं जो कम डेवलप्ड हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो कम विकसित राज्य हैं वहां पर बीपीएल पॉपुलेशन की संख्या काफी अधिक है। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, ठीक है ना। और जो व्यक्ति गरीब होता है तो उस तक जो है न्यूनतम पोषण आहार नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए भाई पैसा चाहिए, ठीक है ना, और गरीबों के पास उतना पैसा नहीं हो पाता कि वो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण की व्यवस्था कर सके। वैसे भारत में लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, और दूसरा है बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल में क्या करती है सरकार? सब्सिडीज देती है, ठीक है, खाद्यान्नों को खरीदने में सब्सिडीज देती है। मतलब अगर
एपीएल के लिए गेहूं अगर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो वहीं बीपीएल कंडीशंस में वो 2 या 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है ना, सरकार यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। वहीं हेल्थ में बीपीएल वालों को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एपीएल वालों को खाद्यान्न ही नहीं मिलता है, ठीक है ना, बल्कि इसका एक क्या है, सिस्टेमैटिक तरीका है। इसके लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन किया है। ठीक है, इस प्रणाली के दो फैक्टर हैं, पहला बफर स्टॉक और दूसरा पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक में क्या किया जाता है, इसमें किसानों से उचित मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदा जाता है, ठीक है ना, और ये खरीदा जाता है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, और उन खाद्यान्नों का सही तरीके से भंडारण किया जाता है। और ये कार्य किया जाता है एफसीआई के द्वारा, ठीक है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो हमने खाद्यान्नों की खरीद फरोख्त की है उसका वितरण किया जाए, इसमें एपीएल और बीपीएल में सही तरीके से। ठीक है, इसके लिए अलग अलग नियमावलियां बनी हैं कि एपीएल को डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा और बीपीएल को डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा। ठीक है, तो ये है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पोषण स्तर प्राप्त हो सके, मतलब शॉर्ट में कहें तो भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है ना। अब इसमें कुछ भारत की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, जैसे चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, ज्वार। आप इसे स्क्रीनशॉट के द्वारा आसानी से नोट कर सकते हैं। मोटे अनाजों के अंतर्गत ज्वार की फसलें हैं, बाजरा की फसलें हैं, रागी की फसलें हैं, मक्का और दालें हैं। तो ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें आपने जाना फूड सिक्योरिटी और कृषि के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।